हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। तो हम लोगों ने हिंदी सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम लोगों ने शुरू की है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को सबसे पहले। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिट करने वाले हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ओके, तो आप इसकी हिंदी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आपको हिंदी में ये लेक्चर्स चाहिए तो। बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, ज़रूर उसे देखिएगा अगर आपके सिलेबस में ये है तो। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसको कवर करने वाले हैं, जैसे हम सरप्लस वैल्यू कहते हैं। ओके, तो आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो क्या है। ओके, इसके बाद हम ये देखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को किस तरीके से, जो अतिरिक्त मूल्य है या सरप्लस वैल्यू है, उसको मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो ये सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है इसका समाधान क्या कार्ल मार्क्स के द्वारा सजेस्ट किया गया है, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि जो अतिरिक्त मूल्य है किस तरीके से ये जो वर्कर्स हैं ओके उनको दिया जाए, जो श्रमिक हैं उनको दिया जाए, ना कि पूंजीपतियों को। इसके बाद हम इसका क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स के जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत है इसकी आलोचना की गई है। तो इसकी आलोचना के द्वारा हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये पूरा इस सेशन का सिनेरियो रहने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है इसको अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इन्होंने अपना इस सिद्धांत को दिया था। दास कैपिटल ये इनकी बुक है जिसमें इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है। मेन पर्पस क्या था, देखो हर एक थ्योरी को जो दिया जाता है उसमें किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी जिसको इस थ्योरी के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो जो ये जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी वो इस तरीके की थी कि जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों का किस तरीके से शोषण करते हैं। ओके, ये बताना चाहते हैं अपनी इस थ्योरी में जो कार्ल मार्क्स है कि किस तरीके से जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं। ओके, जिसके द्वारा कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु की एक वैल्यू होती है, मूल्य होता है, और वो मूल्य किससे बनता है, उत्पादन किससे होता है, जो श्रमिक हैं उनके श्रम के द्वारा। ओके, उनकी मेहनत के द्वारा। बट इसके द्वारा जो वैल्यू क्रिएट की जाती है, अतिरिक्त वैल्यू, वो किसके द्वारा रखा जाता है, पूंजीपतियों के द्वारा। किस रूप में, लाभ के रूप में। तो वस्तु के मूल्य का निर्माण होता है श्रमिक के श्रम के द्वारा, लेकिन पूंजीपति क्या करते हैं, इनके श्रम के जो लिए जो मूल्य होता है वो ना देकर बहुत ही कम मूल्य देते हैं, और जो अतिरिक्त मूल्य वस्तु का होता है जिसको वो प्रॉफिट के रूप में या लाभ के रूप में अपने पास रखते हैं। अगर इसको आप समझना है तो कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट ले लेते हैं। ओके, बिस्किट को बनाने में उसको मान लीजिए पूंजीपति जो श्रमिक हैं उनके श्रम से उत्पादन हुआ, उसको फाइनली यहाँ पर बेचा जाएगा जब, तो वो मान लीजिए 10 रुपये में बिका। तो जो श्रमिक हैं उनको पूंजीपतियों के द्वारा हो सकता है 3 रुपये दिया जाए। बाकी पूंजीपति बाकी के जो 7 रुपीज़ हैं वो अपने पास रख लेते हैं लाभ के रूप में, जिसमें लाभ में वो कहेंगे हमारा रेंट लगा, ओके, हमारा प्रोडक्शन का लगा, एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, बाकी जो टैक्स हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से कैलकुलेट करके कहते हैं ये हमारा है। जबकि इसमें कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि भाई ये जो बिस्किट तैयार हुआ है ये श्रमिकों के श्रम से हुआ है, तो ये किसको मिलना चाहिए, श्रमिकों को मिलना चाहिए। और यही अतिरिक्त मूल्य जो 3 रुपये इसकी लागत थी, 10 रुपये में बेचा गया, जो 7 रुपीज़ का डिफरेंस आया, इसी को ये अतिरिक्त मूल्य कह रहे हैं। और इसी पॉइंट को लेकर जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, इसी पॉइंट को लेकर इनकी आलोचना भी करते हैं, हम वो लास्ट में देखेंगे। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, दास कैपिटल में इन्होंने इस अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
इस सिद्धांत के द्वारा जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, और यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से पूंजीपति श्रमिकों को उनका उचित पारिश्रमिक नहीं देते हैं, और इसके अलावा श्रम का कम से कम मूल्य दिया जाता है श्रमिकों को, और जो शेष संपूर्ण लाभ होता है वो स्वयं पूंजीपति हड़प लेते हैं। समझ में आया? ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। जो ये सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, इसका आधार आपको रिकार्डो के बेसिकली जो द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था मूल्य का श्रम, उससे लिया गया है। बाकी मूल्य जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा यहाँ पर प्रपोनेट किया गया, जैसे एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो हो गया, ओके, माल्थस हो गया। बेसिकली इसका आधार रिकार्डो ने जो मूल्य का श्रम दिया था उसके द्वारा यहाँ पर इन्होंने लिया इस सिद्धांत को, ओके। तो ये आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब ये अतिरिक्त मूल्य क्या है, मैंने हालांकि इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन आइए अब इसको आप लिखेंगे कैसे। मैंने तो आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आंसर राइटिंग करना है तो आप इसे कैसे लिखोगे, ओके। तो अतिरिक्त मूल्य बेसिकली क्या है, दो मूल्यों का अंतर है। ये दो मूल्य क्या है, एक जिसे एक श्रमिक द्वारा उत्पन्न किया जाता है प्रोडक्ट को, ओके, जो मूल्य किसी वस्तु का मूल्य की बात हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए है मान लीजिए, ओके। तो जिसे एक श्रमिक उत्पन्न करता है, प्रोडक्ट ए का जो मूल्य है श्रमिक के द्वारा उत्पन्न किया गया। दूसरा, जिसे वह वास्तव में पाता है, ओके। तो हम कह रहे थे प्रोडक्ट ए, हमने बिस्किट का एग्जाम्पल लिया था, हम वही ले लेते हैं 10 रुपीज़ वाला ही फॉर एग्जाम्पल। तो जिसे एक श्रमिक उत्पन्न करता है, तो 10 रुपये का कोई बिस्किट बाजार में बेचा गया, तो इसका उत्पादन किसने किया था, यहाँ पर इस बिस्किट के प्रोडक्ट को श्रमिक ने, जिसे वो वास्तव में पाता है। तो यहाँ पर ये 3 रुपये जो श्रमिक है वो अपने श्रम का 3 रुपये पाता है, 3 रुपीज़ बिस्किट को प्रोड्यूस करने में, ओके, उत्पादन करने में। तो इसका दोनों का अंतर क्या हुआ, 7 रुपीज़। अब ये 7 रुपीज़ लाभ के रूप में, या किराया, ब्याज, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें चीज़ें इंक्लूड करते हैं पूंजीपति लोग, और इसको लाभ के रूप में किसके द्वारा हड़प लिया जाता है, जो पूंजीपति हैं उनके द्वारा, और इसी लाभ का फिर से प्रयोग किया जाता है अपने उत्पादन का विस्तार करके। तो यहाँ पर शोषण हुआ कि भाई उनको यहाँ देना चाहिए था, बट उनका अपने जो श्रम यूज़ किया उससे बहुत ही कम मूल्य दिया गया उनको, श्रमिकों को। दूसरा, ये जो लाभ है इसका उपयोग किया जाता है श्रमिकों के द्वारा अपने उत्पादन कैपेसिटी या उत्पादन जो क्षमता है उसका विस्तार करने के लिए। फैक्ट्रीज बढ़ाई जाएंगी, उसका और विस्तार किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर उत्पादन का विस्तार किया जाएगा, तो फिर से और ज़्यादा अतिरिक्त मूल्य क्रिएट होगा यहाँ पर श्रमिकों के पास, पूंजीपतियों के पास, और यहाँ पर जो श्रमिक है उनका शोषण और बढ़ेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक चेन क्रिएट की जा रही है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि अपने लाभ में निरंतर वृद्धि की जाती है पूंजीपतियों के द्वारा, और उसके द्वारा जो श्रमिक वर्ग है उसका और भी शोषण होता रहता है, ओके। तो ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने अतिरिक्त मूल्य में समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से जो पूंजी है, जो अतिरिक्त मूल्य के द्वारा पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई है, ये एक प्रकार की चोरी है। चोरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हक किसका था, यहाँ पर इसमें हक था श्रमिकों का, क्योंकि उनके श्रम के द्वारा ये पूंजी का निर्माण हुआ था, ओके। बट ये श्रमिकों को ना देकर पूंजीपतियों के द्वारा लाभ के रूप में हड़प ली गई, तो ये क्या है, चोरी हो गई। दूसरा, पूंजी है ये शोषण का कारण है। पहले हमने समझा कि किस तरीके से उत्पादन के दौरान श्रमिकों को उनके श्रम का कम भुगतान किया जाता है और इस तरीके से उनका शोषण होता है। फिर आगे चलकर इसी लाभ का फर्दर उत्पादन क्षमता को विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फर्दर चलकर आगे चलकर फिर से जो श्रमिक हैं उनका शोषण किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा। और तीसरा, पूंजी क्या कारण बनती है, जो आर्थिक शक्ति है इसका
केंद्रीकरण होता है, आर्थिक शक्ति का यहाँ पर केंद्रीकरण होता है। ओके, तो यहाँ पर आर्थिक शक्ति किस तरीके से केंद्रीकरण होगी कि जो पूंजीपति हैं इनकी पूंजी में लगातार वृद्धि होती रहती है, लाभ जो अतिरिक्त मूल्य से ये लोग लाभ के रूप में ले रहे हैं। तो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण किनके पास हो जाएगा? पूंजीपतियों के पास। और इसी आर्थिक शक्ति का प्रयोग ये फर्दर कहाँ पर करेंगे? राजनीतिक शक्ति को केंद्रीकरण करने के लिए। हमने देखा इनकी थ्योरी आपने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं अगले 1-2 लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगी, बेस स्ट्रक्चर थ्योरी, कि किस तरीके से बेस जो आर्थिक शक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है सुपर स्ट्रक्चर को एक तरीके से वहाँ पर अपना उसको केंद्रीकरण के लिए या वहाँ पर उसको कब्जा करने के लिए जो राजनीतिक शक्ति होती है। तो ये पूंजी का प्रयोग किस तरीके से होगा ये कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसीलिए इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जो ये सरप्लस वैल्यू है या जो अतिरिक्त मूल्य है वो किस तरीके से कैपिटलिज्म में शोषण का कारण बनती है। ओके, तो ये विचार था कार्ल मार्क्स का इनके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को लेकर। और आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स का क्या कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो ये अतिरिक्त मूल्य है ये किसको दिया जाना चाहिए? श्रमिकों को दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह श्रमिकों के श्रम से बनाया गया है तो उन्हें देना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस शोषण का उपचार क्या है? तो लाभ के जो स्रोत है उनको समाप्त किया जाए। तो ये क्या कहेंगे? कैपिटलिज्म है जो उसका कैपिटलिज्म का एंड किया जाए। ओके, यहाँ पर कहेंगे कि कैपिटलिज्म है जो पूंजीपति जो सिस्टम है इसको यहाँ पर एंड किया जाए और एक समाजवादी व्यवस्था में हम इस व्यवस्था को हम एंड करके क्या सिस्टम बनाएंगे? समाजवादी व्यवस्था। तो जो साम्यवाद सिस्टम होगा यहाँ पर वो वर्गहीन समाज होगा, मतलब ये वर्कर्स जो श्रमिक और पूंजीपति दो वर्ग में डिवाइडेड नहीं होगा। जो राज्य है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार और इस राज्य में जो कुल मिलाकर जो प्रत्येक व्यक्ति होंगे वो उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त होगा वहाँ पर। किसमें? साम्यवादी व्यवस्था में। तो इस सिस्टम को सजेस्ट किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इसकी आलोचना। ओके, क्या आलोचना है, क्या क्रिटिसाइज किया गया है, किन पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर जो आलोचक हैं उनके द्वारा। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर आलोचना की गई है वो है आपका सरप्लस वैल्यू में या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। एक मिनट, हम यहाँ पर स्लाइड ही ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मतलब आपके लिए हो सकता है कि ये मेसी लगे, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अलग ही कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट है आलोचना का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सरप्लस वैल्यू अर्थात अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से की गई है। तो पहला है आपका कि जो ये दृष्टिकोण है, जो परसेप्शन है अतिरिक्त वैल्यू के सिद्धांत का जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, ये बायस्ड पर्सपेक्टिव है, मतलब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें कुल मिलाकर ये पक्षपात कैसे है या बायस्ड कैसे है, जहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा दो वर्ग में डिवाइड की गई, जिन्हें आप दो क्लासेस कहते हैं। पहला एक क्लासेस जो आपके पूंजीपति लोग हैं, ओके, और इसके बाद दूसरा जो वर्कर्स का आपका ग्रुप है, श्रमिक जिसे हम कह रहे हैं। तो इसमें दोनों में जो कार्ल मार्क्स है उसने सिर्फ वर्कर्स पर फोकस किया है, ये आलोचक का कहना है। आलोचकों का कहना है कि जो कार्ल मार्क्स हैं आपके, वो वर्कर्स के जो श्रमिक हैं उनके श्रम की केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि जो पूंजीपति के द्वारा संसाधन लगाए गए उत्पादन करने में उसको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। ओके, तो इस तरीके से ये एक बायस्ड दृष्टिकोण यहाँ पर झलकता है।
और आलोचक कहते हैं कि जो ये संसाधन हैं जैसे कि ज़मीन हो गई या पूंजी हो गई, जिनका यूज़ करके, जिनका इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाता है श्रमिकों के द्वारा, उसको यहाँ पर एक तरीके से इग्नोर किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। दूसरा आलोचना में आप लिख सकते हैं कि जो मानसिक श्रम है उसकी आलोचना की गई है। मानसिक श्रम की उपेक्षा यहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों के श्रम को बहुत महत्व दिया है अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। तो यहाँ पर जो मेंटल लेबर है, मानसिक, जैसे कि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे हैं, उसको यहाँ पर उपेक्षा किया गया है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये आलोचकों का कहना है। आलोचक कहते हैं कि जो मानसिक, या जैसे कि अब इसमें मानसिक क्षमताओं में क्या क्या आ जाएगा, जैसे प्रबंध कुशलता आ गया, आपका तकनीकी ज्ञान आ गया, या व्यावसायिक कुशलता आ गई। तो ये सबका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसमें? आपके श्रमिकों जो उत्पादन है उसमें। तो यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों की उपेक्षा की गई है, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आप आलोचना में लिख सकते हैं। अगर हम तीसरा यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करें तो उत्पादन का व्यय का वर्णन नहीं किया गया यहाँ पर। कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो डिस्कस किया है उसमें बोला है कि जो श्रमिक हैं वो अपने श्रम के द्वारा मूल्य का निर्माण करते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि उत्पादन में बहुत सारे व्यय लगते हैं। श्रम उसमें से एक प्रकार का व्यय है, खर्चा जिसे आप कह सकते हो, या एक्सपेंडिचर। भाई किसी भी उत्पादन में, प्रोडक्शन में, या कोई भी वस्तु बनाने में कुछ खर्चा लगता है ना, उस खर्चा में श्रम भी आता है आपका। इसके बाद से पूंजी आती है, टाइम या समय आप कह सकते हो, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर आलोचक कह रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स है उसने जो श्रमिकों के श्रम को इम्पोर्टेंस दिया है, महत्वपूर्ण दिया है प्रोडक्शन में, उत्पादन में, बाकी चीज़ों की यहाँ पर उपेक्षा की है। तो उत्पादन का जो व्यय है उसका ओवरऑल वर्णन नहीं किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ओके, इसके बाद से बहुत सारे आलोचक का कहना है कि ये एक तरीके से अस्पष्ट सिद्धांत है, मतलब जो थ्योरी है वो क्लियर नहीं किया गया यहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये कुछ आलोचना के पॉइंट्स हैं जो आप इस थ्योरी पे लिख सकते हैं, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर। तो इतना था आज का ये डिस्कशन। आई होप कि आज का ये सेशन जो हिंदी का है आपको समझ में आया होगा, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का ये हिंदी वाला सेशन आपको कैसे लगा। और बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे पूछा था कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के जो ये लेक्चर्स की शुरुआत मैंने की है, ये कितने यूज़फुल हैं, और क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं। अगर आपको बेनिफिट हो रहा हो और आपके ये आपको हेल्प कर रहे हो आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में, तो मैं इस सीरीज़ को हिंदी में कंटिन्यू करूंगी। इसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी मैंने इन लेक्चर्स को बनाया हुआ है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट है, इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इंग्लिश में इसके नोट्स एंड डिस्कशन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। बाकी ये हिंदी का हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है यहाँ पर। अगर आपके लिए यूज़फुल होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और हिंदी में भी सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनाने की, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, IR, इन सबको हिंदी में भी डिस्कस किया जाएगा, और हिंदी की नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो नया इनिशिएटिव है हिंदी मीडियम का, ये आपको कैसा लगा। ओके, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो ये आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।